नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। मुलायम सिंह की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में अंतिम श्वास उन्होंने ली है। साधना गुप्ता का पार्थिव शरीर लखनऊ लाया जा रहा है। विशेष विमान के जरिए पार्थिव शरीर लखनऊ लाया जा रहा है। थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंचेंगे अखिलेश यादव। साधना गुप्ता का कल अंतिम संस्कार होगा। तो मुलायम सिंह की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया है। दुखद खबर है ये इस वक्त की। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में लंबे समय से इलाज चल रहा था, एडमिट भी थी। इस दौरान उनके पार्थिव शरीर को प्राइवेट विमान के जरिए लखनऊ लाया जा रहा है। तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दुखद खबर है ये। तो दुखद खबर के बीच आपको बता दें कि सीएम योगी ने साधना गुप्ता के निधन पर सीएम योगी का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने साधना गुप्ता की मौत को दुखद बताया। सीएम योगी ने प्रभु से दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देने की कामना की। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। तौकीर किदवई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? बताया जा रहा है कि मेदांता में काफी लंबे समय से एडमिट थी साधना गुप्ता और इलाज के बाद आखिरकार उन्होंने अंतिम श्वास ले ली है और उनका निधन हो गया। पार्थिव शरीर को लखनऊ लाया जा रहा है। इस बीच अखिलेश यादव की क्या अपडेट है? वो कब तक पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट? देखिए, बताया जा रहा है कि उनकी जो शव को लाने की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। एयरपोर्ट पर शव भी पहुंचा है। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव जो दिल्ली से रवाना हो चुके थे, लखनऊ एयरपोर्ट पर भी उतर चुके हैं और माना जा रहा है कि 10 से 15 मिनट बाद अपने इसी आवास पर वो पहुंचेंगे। और यहाँ पर अभी साधना गुप्ता की बहन है, वो यहाँ पर पहुंची है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो और जो नेता हैं जो अलग अलग दलों के, वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के आने का इंतजार हो रहा है। उनके आने के बाद ही यहाँ पर तांता लगेगा। लेकिन फिलहाल जो समाजवादी पार्टी से जुड़े जो नेता हैं, जो मुलायम सिंह यादव से कनेक्टेड रहे हैं, उनको देखेंगे आप तस्वीरों में कि उनका आने का यहाँ पर सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद यहाँ पर अभी पहुंच चुकी है नेताओं की। अभी कुछ देर बाद ही मुलायम सिंह यादव जब यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद और माना जा रहा है कि और भी नेता यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन ये दुखद खबर जरूर है, क्योंकि काफी लंबे समय से वो बीमार थी, फेफड़ों में संक्रमण बताया जा रहा था। इसी वजह से उनका देहांत हुआ है। उनका इलाज एक लंबे समय से चल रहा था। बिल्कुल, देहांत हुआ है और लंबे समय से इलाज चल रहा था साधना गुप्ता का। सुरक्षा के कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं तौकीर इस दौरान? क्योंकि कहते हैं कि जब बड़े किसी व्यक्तित्व का निधन होता है तो उस दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा चरमरा जाती है। मुलायम सिंह यादव यहाँ पहुंचे हैं और इनके साथ ही कई ऐसे नेता हैं जो यहाँ पर जी तौकीर। तौकीर जुड़े हुए हैं हमारे साथ में लगातार। मुलायम सिंह यादव का इंतजार हो रहा है। मैंने आपको बताया कि एयरपोर्ट से वो निकल चुके हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो इंतजाम है वो बढ़ा दिए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था के। जी तो आपको बता दें कि लखनऊ में साधना गुप्ता के निधन के बाद शोक की लहर, और खासकर ये जो शोक की लहर है वो अखिलेश यादव के घर के आसपास आप देख सकते हैं। कुछ देर में मुलायम सिंह यादव भी पहुंच जाएंगे, उनका काफिला भी पहुंचने वाला है और साधना गुप्ता का जो पार्थिव शरीर है वो लखनऊ लाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं इस दौरान तौकीर?
देखिए यहाँ पर पुलिस का पहरा बढ़ाया गया है क्योंकि जो नेता है वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। इसी की वजह से यहाँ पर फोर्स बढ़ाई गई है। 10 से 12 मिनट लगेंगे उनको पहुंचने में। देखिए यहाँ पर एक गाड़ी आ रही है जो समाजवादी पार्टी के दफ्तर देखिए शिवपाल सिंह यादव आ चुके हैं। अभी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव फिलहाल उनके मुलायम सिंह के आवास पर पहुंच चुके हैं और ये गाड़ी सीधा मुलायम सिंह के आवास की ओर जा रही है। तो सबसे पहले आने वाले नेताओं में अभी फिलहाल शिवपाल सिंह यादव है जो साधना गुप्ता की बहन के बाद पहुंचे हैं। बड़े नेता हैं और एक लंबा इनसे कनेक्शन भी रहा है साधना गुप्ता के साथ, काफी नजदीकियां रही हैं। शिवपाल यादव परिवार का हिस्सा थे, इस वजह से सबसे पहले देखिए उनको, क्योंकि पास में ही घर है शिवपाल सिंह यादव का। मुलायम सिंह के जो मकान है इसी के सटा हुआ मकान शिवपाल सिंह यादव का है, इसीलिए वो अपने घर से निकल के सबसे पहले मुलायम सिंह यादव के घर पहुंचे हैं। और ये सामने की तस्वीरों में आप देखेंगे यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कार्यालय है जहां पर लगातार नेता इकट्ठा हो रहे हैं और वो इधर रुक कर रहे हैं, मुलायम सिंह के घर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि अभी जो मौत हुई है उसके बाद से एक शोक की लहर जरूर है। कई बड़े नेता देखिए समाजवादी पार्टी कार्यालय से निकलकर अब मुलायम सिंह के घर जा रहे हैं। दो शब्द क्या कहना चाहेंगे आप? इस दुख की घड़ी में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे और इस महान दुख को बर्दाश्त करने की नेताजी पूरे परिवार को ईश्वर हम सबको शक्ति दे। तो देखिए ये आपने देखा कि नरेश उत्तम पटेल हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी कार्यालय से निकलकर मुलायम सिंह आवास की ओर जा रहे हैं और इनके अलावा और भी कई नेता इनके साथ हैं। अभी फिलहाल अखिलेश यादव भी माना जा रहा है कि कुछ देर बाद ही यहाँ पहुंचेंगे और वो भी मुलायम सिंह के घर परिवार पहुंचेंगे। और अभी जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मुलायम सिंह जाने का जरूर इंतजार हो रहा है कि मुलायम सिंह जब यहाँ पहुंचेंगे उसके बाद नेताओं का जरूर सिलसिला शुरू होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो और चाहे वो बिल्कुल तौकीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आपको पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं। नरेश उत्तम पटेल को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वाकई में नेताजी के परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और ईश्वर उनको ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन टूटने की कगार पर आ गया है। एक तरफ दुखों का पहाड़, दूसरी तरफ गठबंधन टूटने के कगार पर। अखिलेश यादव से नाराज चल रहे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में योगी आदित्यनाथ की ओर से आयोजित रात्रि भोज में शामिल होकर नए सियासी समीकरण के संकेत दिए। सपा पहले ही विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में गठबंधन में शामिल ओपी राजभर और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल का बीजेपी खेमे में दिखना सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए एक झटका माना जा रहा है। अभी दोनों नेता सपा के साथ हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं, या यूं कहें कि बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं। कारण एक है, मीटिंग में ना बुलाना। पहले सिर्फ शिवपाल यादव नाराज चल रहे थे, लेकिन बीते दिनों ओम प्रकाश राजभर से भी दूरियां बढ़ी हैं और नाराजगी ऐसी कि अब किसी भी समय गठबंधन टूटने की खबर आ सकती है। वहीं बीती रात एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में सीएम आवास पर हुए रात्रि भोज में शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर दोनों पहुंचे हुए थे, जिसको लेकर हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने शिवपाल सिंह यादव से खास बातचीत की। इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि अगर मेरे सुझाव माने जाते तो आज यूपी में सपा की सरकार होती। उन्होंने कहा अखिलेश यादव राजनीतिक परिपक्वता के अभाव की वजह से समाजवादी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव ने बातचीत के दौरान रात्रि भोज में शामिल होने से लेकर राजभर की नाराजगी और द्रौपदी को वोट देने तक सभी विषयों पर अपनी स्पष्ट और बेबाक राय साझा की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। द्रौपदी मुर्मू कल लखनऊ में थी और अपने जो घटक दल हैं भाजपा के, उनसे वोट मांगने आई थी। लेकिन खास बात है कि उस डिनर पार्टी में शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर पहुंचे थे। शिवपाल सिंह यादव हमारे साथ हैं। सर, कल आप लोग उस डिनर पार्टी का हिस्सा थे, क्या महत्वपूर्ण था और समाजवादी खेमे से आपकी दूरी? देखिए, मैंने बहुत पहले बोला था कि जो हमें बुलाएगा, जो हमें सम्मान देगा, जो हमसे वोट मांगेगा, उसको हम वोट करेंगे। इससे पहले भी आपको पता होगा, जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, रामनाथ कोविंद जी उम्मीदवार थे, तब भी हमने उनको वोट दिया था। और वो वोट इसलिए दिया था, समाजवादी पार्टी के, तब भी हमें किसी मीटिंग में नहीं बुलाया,
मुझसे वोट नहीं मांगा, वही फिर हुआ। जबकि हम समाजवादी पार्टी से विधायक भी हूँ और मैंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सदस्यता से उस समय इस्तीफा दिया था और समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेकर के चुनाव लड़े और उनके समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से लड़े। तब चुनाव होने के बाद एक भी मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया गया, न सूचना दी, न वोट मांगा। तब हम कल फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया डिनर पर, और जब हम डिनर पर गए तो फिर मुख्यमंत्री की ओर से सम्मान के साथ मुझे रिसीव किया गया और फिर जो एनडीए की प्रत्याशी थी द्रौपदी मुर्मू, उनसे परिचय कराया गया। फिर उन्होंने मुझसे वोट मांगा तो फिर हमने तय किया कि द्रौपदी मुर्मू को ही हम वोट करेंगे। आजम खान जब जेल में थे तब आप मिलने गए थे। आजम खान अब फिर उसी खेमे में नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं। यशवंत सिन्हा की जब वो समर्थन मांगने आए थे तो वो उसी तरफ नजर आए थे। तो क्या माना जाए कि अब शिवपाल सिंह यादव और आजम खान में भी कुछ दूरी हो गई है? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है उनसे। और जब यशवंत सिन्हा जी आए थे मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे कोई सूचना नहीं दी गई तो मैं नहीं गया। अगर सूचना दी गई होती तो मैं जा सकता था। जब सूचना नहीं दी गई तो वो इसके माने कोई बुलाते नहीं तो वो हमें समाजवादी पार्टी का लगता है मानते ही नहीं। कल ओम प्रकाश राजभर भी उस डिनर में थे। चुनाव से पहले हमने देखा कि आप लोग एक मोर्चा बनाया गया था, उसमें ओम प्रकाश राजभर थे, आप थे, ओवैसी थे, ऐसे कैसे चेहरे थे। अब ओम प्रकाश राजभर भी कल डिनर में का हिस्सा बने, तो क्या माना जाए कि अब वो समाजवादी पार्टी से दूर हो रहे हैं? वो भी देखिए, उनसे कल हमारी नमस्ते हुई और बातचीत कोई हुई नहीं है। और जो ये हो रहा है मुझे तो जो दिख रहा है राजनीतिक परिपक्वता की कमी के कारण और राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण ये सब लोग जो किसी का सुझाव न लेना, किसी से बात न करना, किसी को बुलाना नहीं, किसी को बैठक में न बुलाना, तो इसकी वजह से सब अलग होते चले जा रहे। इसीलिए समाजवादी पार्टी कमजोर होती चली जा रही। और इससे पहले जब विधानसभा के चुनाव में थे, अगर हमारे सुझाव लिए होते, हमारे जितने भी हमने जो प्रत्याशी तैयार किए थे 5 साल में, जो मेहनत करके संगठन खड़ा था, प्रत्याशी तय किए थे, अगर सबको टिकट दिया जाता तो आज समाजवादी पार्टी सरकार में होती। तो ये जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो जो लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं अखिलेश यादव पे कि वो सड़कों पे नहीं निकल रहे हैं, एसी कमरे में बैठे रहते हैं, तो आप भी सहमत हैं उन सवालों से? तो आप उन्हीं से पूछना, जिनके बोल रहे हैं उनसे पूछा, हमसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम दोनों में इसी तलखियां में थे नहीं, हम तो समाजवादी में थे ना। वहीं दो टीम के दस्तावेज खा रही है। बताया जा रहा है कि रेड के दौरान भारी तादाद में कैश और दस्तावेज दोनों ही बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक जिस घर में दोनों विभागों ने रेड मारी वहां नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के पूर्व सीजेएम डीके मित्तल और उनका परिवार रहता है। बताया ये भी जा रहा है कि मौके से आईटी विभाग ने काफी तादाद में कैश बरामद किया है, जो कि करोड़ों में बताया जा रहा है। भारी संख्या में कैश मिलने के बाद आईटी के अधिकारियों ने नोटों को गिनने की मशीन मंगवाई। कहा जा रहा है कि परिवार ने कैश को लेकर दावा किया था, जिसके बाद आईटी विभाग ने परिवार से कैश को लेकर दस्तावेज मांगे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमर सैनी ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं हमारे साथ में फोन लाइन पर। अमर, क्या कुछ अपडेट है? इतनी बड़ी तादाद में कैश घर में मौजूद था और इतनी बड़ी तादाद में कि नोटों को गिनने की मशीन मंगवाई गई है।
जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये नोएडा के सेक्टर 19 में A182 है, जहां पर लगातार इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। लगातार कल से सीबीआई की और इनकम टैक्स जो है लगातार 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लगातार इनकी छापेमारी जारी है। और आपको बता दें कि 2017 दिसंबर में एक टेंडर पास किया गया था, जिसमें 38 करोड़ का जो टेंडर था वो पास किया गया था। उसके जल बोर्ड दिल्ली में वो ट्रस्ट के द्वारा टेंडर पास किया गया था, जिसमें इनका जो पूर्व सीजीएम है इनके द्वारा वो टेंडर पास किया गया। तो बताया गया कि फर्जी तरीके से जो है टेंडर पास किया गया, इसकी शिकायत जो है दिल्ली सीबीआई को दी गई थी। उसके मद्देनजर रखते हुए अगर लगातार कल से जो है सीबीआई की रेड यहाँ पर जारी है, और सीबीआई जो है पहले यहाँ पर पहुंची थी, उसके बाद जो यहाँ का नजदीकी विभाग है इनकम टैक्स का, उनको सूचित किया गया था, वो वहां मौके पर पहुंचे। और आपको बता दें करीबन 1.5 करोड़ जो है अभी तक जो है ऑफिशियल 1.5 करोड़ रुपए अभी तक बरामद किया गया है, और लगभग 1.25 करोड़ रुपए की जो है ज्वेलरी बताई जा रही है। लगातार जो दस्तावेज है वो भी सबसे बड़ी बात यह है कि क्लेम किया जा रहा है कैश पर कि उसके दस्तावेज मौजूद हैं, तो क्या परिवार की तरफ से किसी तरह की कोई दस्तावेज अभी तक पेश किए गए हैं? लेकिन आपको बता दूं कि तमाम अधिकारी जो समय अंदर वो मौजूद हैं, लगातार वो दस्तावेज खंगालने में लगे हुए हैं, पर अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है ताकि वो साबित हो चुके कि जो पैसा था वो 1 नंबर का था। अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा है और जो बताया गया है सूत्रों के हवाले से, वो ये बताया गया है कि ये जो पैसा था 2 नंबर का था, जो कि टेंडर में वो पास किया गया था, उसमें उस समय की जो FIR है वो भी सामने आ रही है। और लगातार जो वहाँ पे 2017 में जो ये टेंडर जो 38 करोड़ का पास किया गया था, ये फर्जी तरीके से पास किया गया था, उसका जो है अभी तक ये बात सामने आई है। और लगातार सीबीआई जो है मौके पर मौजूद है, तमाम अधिकारी जो है इस समय मौके पर मौजूद है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं मौसम विभाग ने पौड़ी और नैनीताल जिले के कुछ जगहों पर शनिवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पौड़ी नैनीताल के अलावा देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं पर भारी और बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। इन जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है, तो वहीं पौड़ी और नैनीताल जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। नैनीताल, पौड़ी और पिथौरागढ़ में पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित हुई है। तो वहीं मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि लोगों को विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है। उधर दून की अगर बात करें तो शनिवार को हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं पर भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। कुछ जगहों में जो हमारे खासकर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें कि पौड़ी और नैनीताल की अगर बात करें, तो इनमें कुछ जगहों तक भारी से बहुत भारी बारिश मिलने वाली है। और साथ ही जो अत्यधिक भारी है कि 21 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा रेनफॉल जो है 24 आवर्स के ड्यूरेशन में मिलने वाला है, तो उसमें ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है नैनीताल और पौड़ी जो है ये रहेंगे। तो इनमें कहीं ना कहीं काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो जो इसमें नदी नाले हैं, उसके आसपास जो लोग रहते हैं, उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसी तरह जो लो लाइंग एरियाज है कहीं पे, तो वहां जलभराव की स्थिति बन सकती है। तो वहीं एक तरफ जहां उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग बड़े बड़े दावे कर रहा है, तो वहीं देहरादून का दून अस्पताल कर्मियों की मार झेल रहा है। जब मरीज अस्पताल पहुंचते हैं तो गाड़ियों से उन्हें उतारकर अस्पताल पहुंचाना हो या स्ट्रेचर के सहारे उन्हें वार्ड में दाखिल कराना हो, ये सारे काम मरीजों के परिजन ही करते हैं। परिजन ही मरीजों को स्ट्रेचर पर बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, जिससे मरीज सहित परिजनों को अस्पताल परिसर में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं मेडिकल सुपरिटेंडेंट KC पंत का कहना है कि अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। तो वहीं हमारे अस्पताल में 750 बेड भी मौजूद हैं। आगे उन्होंने कहा कि कोरोना के समय हमारे यहाँ पर्याप्त स्टाफ थे, लेकिन कोरोना के बाद सेवाओं के नियमानुसार हमने उन्हें कहा कि हमारे यहाँ और स्टाफ की जरूरत नहीं, इसलिए उन्हें भारत सरकार की गाइडलाइन के नियमानुसार हटा दिया गया। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।